Hello everyone, welcome to online classes. Hope you all are fine at your home. पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 9 के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने टॉपिक किया था बैटल ऑफ प्लासी। आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो मीर जफ़र थे उन्होंने कैसे धोखे से जो है वो सिराजुद्दौला का किंगडम जो है वो अपने नाम किया और बैटल ऑफ प्लासी में उन्हें धोखा दिया। जो आर्मी थी उनकी उनको उनके खिलाफ भड़काया और उनसे जो ब्रिटिशर्स थे उनसे पैसे लिए और बदले में हराने के बदले में क्या मांगा, उनसे पूरा का पूरा बंगाल का किंगडम मांग लिया और उसके नवाब बन गए। अब हम पढ़ेंगे द बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। अब ये बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? जो हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी थी उसका टाइम पीरियड था 1757। बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में। और ये जो बैटल ऑफ बक्सर है ये हुई थी 1764 में। अब ये जो टाइम पीरियड है 7 ईयर्स का, इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था? इस टाइम पीरियड में जो ऑफिशियल्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपनी जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ाती जा रही थी इंडिया में। और जो मीर जफ़र है उसको एक बार हटा भी दिया था उसकी पोस्ट से और उसकी जगह किसे नवाब बनाया गया था? मीर कासिम को। अब जब मीर कासिम कौन थे? सन इन लॉ ऑफ मीर जफ़र। अब हम पढ़ेंगे बक्सर के बारे में कि बक्सर की क्या स्टोरी है, क्यों बक्सर की जो बैटल है वो हुई। सो लेट्स स्टार्ट। The son-in-law of Mir Zafar was made the new Nawab of the East India Company. Mir Qasim tried to stabilize the financial status of Bengal. He modernized the army and abolished the taxes on internal trade. Hence, he became unpopular. ईस्ट इंडिया ने अपना जो नया नवाब था वो किसे बनाया था? मीर कासिम को। मीर कासिम कौन थे? मीर जफ़र के सन इन लॉ। अब जो मीर कासिम था ये अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है बंगाल में, फाइनेंशियल स्टेटस यानी कि जो पैसों का लेन देन है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करना चाह रहा था ताकि जो बंगाल है वो और तरक्की कर सके। जो आर्मी थी उसने वो उस आर्मी को भी मॉडर्नाइज किया, मॉडर्न तरीके से जो मॉडर्न हथियार हैं उन्हें वो चलाना सिखाया, उसमें इन्वेस्टमेंट करी। और जो टैक्सेस थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो टैक्सेस लगाए जाते थे लोगों के ऊपर उसे भी ख़त्म कर दिया। इसके कारण कहीं ना कहीं जो मीर कासिम है वो क्या हो रहे थे? अनपॉपुलर होते जा रहे थे। किसकी नज़र में? ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र में। अब क्या होता है? Mir Qasim now sought shelter with Nawab of Awadh, Shah-ud-Dawla. The two decided to combine forces against the British along with the Mughal Emperor Shah Alam II. They met the company's forces at the Battle of Buxar in 1764. However, they were defeated by the British. After the battle, the British became the master of the India. अब क्या होता है? जो मीर कासिम है वो किनके पास चले जाते हैं? शाह आलम के पास। शाह आलम कौन थे? ये एक मुग़ल एम्परर थे। अब होता क्या है मैं इजीली बताती हूँ। जो एक बैटल ऑफ बक्सर थी हमारी, बैटल ऑफ बक्सर फॉट हुई 21 अक्टूबर 1764 को। ये किन के बीच में होती है? दो टीम्स थी। जो पहली टीम थी उसमें थे शाह आलम सेकंड। ये कौन थे? ये मुग़ल एम्परर थे, मुग़ल बादशाह थे। ये एक मुग़ल एम्परर। दूसरे इनके साथ थे शौजा-उद-दौला। ये कौन थे? ये थे नवाब ऑफ अवध। ये अवध के नवाब थे। और जो तीसरे इनके साथ थे वो थे मीर कासिम। ये आपको पता ही है मीर कासिम कौन थे? मीर कासिम थे नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के नवाब बन गए थे ना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। और साथ ही साथ ये सन इन लॉ थे। किनके सन इन लॉ थे? मीर जफ़र के। सन इन लॉ ऑफ मीर जफ़र। ये एक तरफ ये टीम थी और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स। और इनके साथ थे इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? इनको लीड करने वाले थे जनरल मुनरो।
अब ये जो टीम थी, ये बैटल ऑफ बक्सर में जो ये 3 लोग थे, शाह आलम, शौजा-उद-दौला और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर सोचा कि हम इनकी फोर्सेस को कहीं ना कहीं दबा सकते हैं, हम अपनी आर्मी अच्छे से बनाएंगे तो हम ये बैटल जो है वो जीत सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ये बैटल जो है वो जीत जाती है और ये सारे हार जाते हैं। अब ये क्यों जीतती है, इसके कारण बहुत से हैं। तो जो मेजर कारण है वो ये बताया जाता है कि जो जनरल मुनरो थे वो स्मार्टली वर्क करते थे, उन्होंने बहुत दिमाग से, बहुत तेज़ी से इस बैटल को जीत लिया। लेकिन जो टेक्निक थी इंडियंस की, वो कहीं ना कहीं पुरानी टेक्निक्स थी, आर्मी के पास नई टेक्निक और नई चीज़ें जो है वो उन्हें नहीं सिखाई गई, जिसके कारण वो ये बैटल जो है वो हार गए। जब वो बैटल हार गए तो उसके कारण जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या बन गई, मास्टर ऑफ इंडिया, यानी कि उन्हें अब बंगाल पे भी राज मिल गया था। और ये बैटल जीतने के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी हैं, वो मास्टर ऑफ इंडिया बन गई। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। Shauja-ud-Daula was made to pay rupees 50 lakh rupees as war damages. Mir Qasim was deposed. Mir Zafar was made the Nawab once again. The Battle of Buxar clearly displayed the superior military power of the English. The whole of Bengal, Bihar and Orissa was now at their feet. The entire territory up to Allahabad now geared themselves to check the increasing power of the Marathas. अब इसके जो कारण थे उसमें सबसे पहला क्या है, दीवानी। अब दीवानी क्या है, दीवानी एक टैक्सेस का नाम है जो कि लोगों के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, लोगों से कलेक्ट किए जाते थे। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले क्या हुआ, इनको जो शौजा-उद-दौला था, ये कौन था, नवाब ऑफ अवध, इसको क्या देना पड़ा, इसको फ़ाइन देना पड़ा। कितने रुपीज़ का, इसको 50 लाख रुपीज़ का फ़ाइन देना पड़ा, जो भी डैमेज हुए हैं वॉर में, जो भी नुकसान हुआ है। इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने शौजा-उद-दौला पर 50 लाख का फ़ाइन जो है वो इम्पोज कर दिया। दूसरा क्या हुआ, जो मीर कासिम था जो कि किसका नवाब था, बंगाल का नवाब था, उसे डिपोज कर दिया, यानी कि उसे हटा दिया वहाँ से। और दोबारा से किसे बना दिया गया, इसको हटा के दोबारा से मीर ज़फ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है। अब इस बैटल से इतना तो पता चल रहा था कि जो इंग्लिश हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनकी जो मिलिट्री पावर है, यानी कि जो आर्मी है उनकी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके पास नई नई टेक्निक्स हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उन्होंने बंगाल पे, बिहार पे और उड़ीसा में अपना कब्ज़ा जमा लिया था। अब ये तीनों जो शहर हैं या तीनों जो स्टेट्स हैं, ये उनके पैरों के नीचे आ गई थी। जो सारी की सारी इलाहाबाद टेरिटरी थी वो कहीं ना कहीं अब बढ़ रही थी। और इसके साथ साथ साइड बाय साइड क्या चल रहा था, जो मराठास थे उनकी पावर जो है वो इंक्रीज हो रही थी। अब बैटल ऑफ बक्सर तो हो गई, अब क्या होता है, बंगाल आफ्टर बक्सर, कि बक्सर के बाद बंगाल कैसा था या फिर उसके में क्या क्या चेंजेस आए वो हम इसमें पढ़ेंगे। ओके। आफ्टर विक्ट्रीज एट प्लासी एंड बक्सर, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द रियल रूलर ऑफ बंगाल. द मिलिट्री केम अंडर इट्स कंट्रोल. Revenue began to be collected directly by the officials of the company. A small amount of revenue was given to Nawab to run the administration, so the Britishers had all power and income but no responsibility. अब लगातार जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 2 बैटल्स जो हैं वो जीत ली थी। कौन कौन सी बैटल जीती उन्होंने, एक उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीती, एक उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जीती। अब जब लगातार 2 बैटल वो जीत चुके थे, जो तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल की रूलर बन चुकी थी, बंगाल पर राज कर रही थी। और जब बंगाल पर राज कर रही थी, जो तो मिलिट्री है उसका सारा कंट्रोल किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करती थी, उन पे टैक्सेस लगाकर, उन पे कर लगाकर। जब उनसे टैक्स लेती थी और वो सारा का सारा टैक्स कंपनी जो है वो अपने पास रखती थी, और बहुत ही छोटा सा अमाउंट उसमें से किनको दिया जाता था, नवाब्स को, जो कि उस जगह के नवाब थे, जो कि
इस तरीके से ब्रिटिशर्स के पास पावर भी थी, यानी कि ताकत भी थी, इनकम भी थी, यानी कि पैसा भी था, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे और अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहे थे। इंडिया में बैठकर पूरा व्यापार कर रहे थे, इंडिया को लूट रहे थे, पावर भी थी, इनकम भी थी, लेकिन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? उस पर्टिकुलर एरिया के नवाब की। ओके। The Nawab was still responsible for administration, but he had no access to any resources. The system came to be known as dual government. This system had a disastrous effect on the people of Bengal. Neither the EEIC nor the Nawab took the responsibility to look after their welfare. अब क्या हो रहा था? अब जब इनकम ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा रही थी, पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, तो जो नवाब थे वो भी अपनी पर्टिकुलर एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। और इस सिस्टम धीरे धीरे ये सिस्टम क्या बनता जा रहा था? इसको ड्यूल गवर्नमेंट बनता जा रहा था। ड्यूल गवर्नमेंट, ड्यूल यानी कि दो तरह की गवर्नमेंट होगी ना, एक तो नवाब चला रहा है, दूसरा कौन चला रहा है? ब्रिटिशर्स चला रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग थे बंगाल पे, उन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। वो यहाँ से भी पिस रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा भी, और वो वहाँ के नवाब के द्वारा भी पिस रहे थे। उन्हें कोई भी फैसिलिटी जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में से कोई भी नहीं ले रहा था। ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी और ना ही नवाब ले रहे थे। तो जो विकास है, जो डेवलपमेंट है उस एरिया की, वो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। This arrangement of dual government was put to an end under Governor General Warren Hastings in 1772. Calcutta was made the capital or the seat of power of the British in India until 1912, when Delhi was declared the capital of India. अब ये जो अरेंजमेंट था ड्यूल गवर्नमेंट का, यानी कि ये जो ड्यूल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था, दो तरह की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स भी थे और नवाब भी थे, इसको किसने ख़त्म किया? इसको गवर्नर जनरल, कौन से गवर्नर जनरल ने ख़त्म किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। ये एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर होता है कि जो ड्यूल गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा ख़त्म किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ख़त्म किया गया था 1772 में। और जो कलकत्ता है उसे इंडिया की कैपिटल बना दिया गया, और 1912 तक इंडिया की कैपिटल जो है वो कलकत्ता ही रही। उसके बाद दिल्ली को इंडिया की कैपिटल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर जो है वो किस तरह से एक्सपैंड हुआ, किस तरह से फैला, वो अब पढ़ेंगे। After establishing their stronghold over Bengal, the English now turned their attention towards the acquisition of the more territories. The company either directly annexed territories or forced local rulers to accept its authority through direct wars, pensioning and rulers, and new policies like the subsidiary alliance and the doctrine of lapse. अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का होल्ड जो है वो बंगाल पर पूरी तरह से आ गया था, अब वो धीरे धीरे और टेरिटरीज को अपने अंडर करना चाह रही थी। अब कंपनी ने उसको अपने अंडर करने के लिए दो तरह के तरीके अपनाए। या तो वो उन पे अटैक करते थे जो लोकल रूलर्स थे, या फिर उन्हें फोर्स करते थे अपनी टेरिटरी छोड़ने के लिए और उनके अंडर काम करने के लिए। और कुछ पॉलिसीज़ और अपनाई उन्होंने, जैसे कि एक पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके लिए हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने इनको दोनों पॉलिसीज़ को अपना के जो टेरिटरीज हैं वो अपने अंडर करी और अपना जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ाई।